नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार ने इस बार एनडीए पर बेशुमार प्यार लुटाया है। बिहार ने एनडीए को एक तरफा जिताया है। इस बार वोटिंग के ऐतिहासिक आंकड़े दिखे थे तो चर्चा चल रही थी कि किसके हक में है ये वोट। नतीजे आए तो पता चला लगभग आधी जनता यानी 47.2% लोगों ने एनडीए को चुना। 243 में से लगभग 202 सीटें जीतकर एनडीए ने 3/4 बहुमत हासिल किया है। यह अप्रत्याशित है पर बिना आधार के नहीं। आज बिहार चुनाव के नतीजों पर पेश है श्वेत पत्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई। करीब 90 का स्ट्राइक रेट, 200 से ऊपर का विशालकाय स्कोर। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ऐसी बैटिंग की कि विपक्षी बॉलरों की लाइन लेंथ ही बिगड़ गई। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। मैदान के बाहर कोच शाह ने पूरे खेल का ऐसा गेम प्लान बनाया कि उसको तोड़ना किसी चक्रव्यूह के तोड़ने जैसा हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष न उसको समझ पाया, न उससे बाहर निकल पाया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा। बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा हमें मिलेगा। बाकी जो बच जाता है वो 22 पार्टियों में बटेगा। एनडीए की टीम के मिडिल ऑर्डर ने भी अपना रोल खूब निभाया। चिराग पासवान, जीतन मांझी से जिस भरोसे की जरूरत थी वो उस पर खरा उतरे। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। एसआईआर, वोट चोरी, रोजगार जैसे मुद्दों की यॉर्करों को फुल टॉस बनाकर ऐसा छक्का मारा कि गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर पहुंच गई। राजद को तो इस चुनाव के नतीजे ने करारा जवाब दिया ही है। जो लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए लगे हुए थे, घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उनको स्पष्ट संदेश तो बिहार की जनता ने दिया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस, जो परजीवी पार्टी है, आज उसकी बिहार में स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम हो गई। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पॉलिटिक्स के पावर प्ले में बीजेपी और जेडीयू ने ऐसी पिंच हिटिंग की कि आरजेडी और कांग्रेस चारों खाने चित हो गए। आज श्वेत पत्र में बिहार पॉलिटिक्स के इस सुपरहिट मुकाबले का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार का मैदान मारा। 202 में से 174 सीटें जीतकर स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन की गई। बिहार जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई गई। मोदी, शाह, योगी की रैलियों ने कैसे जीत सुनिश्चित की। लोकसभा में जहां बीजेपी की हार, वहां विधानसभा में कैसे की वोटर ने भूल सुधार। बिहार के युवाओं ने एनडीए को चुना है, बिहार की महिलाओं ने एनडीए को चुना है, बिहार के मेहनतकश किसानों ने एनडीए को चुना है। सीटों का आंकड़ा बिहार की जनता के चुनाव पर मुहर लगा रहा है।
इस बार का प्रदर्शन समझने के लिए सभी पार्टियों के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन से अलग एनडीए में सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट रहा, इसीलिए शायद वोटों का बंटवारा भी स्पष्ट रहा। बीजेपी और जेडीयू ने एक समान सीटों पर चुनाव लड़ा था। अपनी 101 सीटों में से 89 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी 88.11% का स्ट्राइक रेट। जेडीयू ने अपनी 101 सीटों में 85 जीती, यानी 84.15 का स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान की एलजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 19 पर, स्ट्राइक रेट रहा 67.85। जीतन राम मांझी की हम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 5 पर, स्ट्राइक रेट 83.33। और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 4 सीटों पर, स्ट्राइक रेट रहा 66.66। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार का बिग बॉस, बिहार का बाजीगर, बिहार का बाहुबली। जिस नाम से भी बुलाएं, सच्चाई यही है कि बीजेपी ने बिहार में अपना प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर किया है। हर चुनाव में बीजेपी ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है। यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मोहर लगाई। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 89 पर जीत हासिल की। जीत की स्ट्राइक रेट रही 88.11%। जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 84 पर जीत हासिल की। जीत की स्ट्राइक रेट रही 84.15%। जदयू और बीजेपी दोनों का स्ट्राइक रेट अब धीरे धीरे देखेंगे बराबर ही रहेगा और एनडीए का स्ट्राइक रेट मैं शुरू से कह रहा हूं कि 2006 से लगभग बराबर रहेगा। बीजेपी बिहार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 20.08% वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू का वोट शेयर 19.25% है। सीटों के हिसाब से देखें तो कहना गलत नहीं होगा कि बिहार एनडीए में कभी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार भी अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। दरअसल बिहार में बीजेपी ने अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत की है। आंकड़े इसकी कैसे तस्दीक करते हैं उस पर नजर डालिए। 2005 में जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी, 88 पर जीत मिली। वहीं बीजेपी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 55 सीटों पर जीत हुई। बीजेपी का स्ट्राइक रेट आया करीब 50% का। जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 63.30%। 2010 में जेडीयू को 141 में से 115 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा, 91 पर जीत मिली। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 89.21%। जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 81.56%। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए। इस साल बीजेपी को 157 सीटों में से 53 पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट कम हुआ 33.75%। 2020 में बीजेपी और जेडीयू साथ लड़े। जेडीयू को 115 में से 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 110 सीटों में से 74 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 67.27%,
जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 37.39%। चुनाव आयोग के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में भले ही आरजेडी को कम सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को ज्यादा सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट शेयर के मामले में आरजेडी बीजेपी से आगे है। इसको आंकड़ों से समझा जा सकता है। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 23%। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, 89 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 20.8%। आरजेडी को 143 सीटों पर कुल 1,15,46,055 वोट मिले, जबकि 101 सीटों पर बीजेपी को 1,81,143 वोट मिले। वोट शेयर निर्भर करता है कुछ कारणों पर। पार्टी को कुल कितने वोट पड़े, उम्मीदवार कितने मार्जिन से जीता। अब बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिलते हुए भी जीत कम क्यों मिली। कुल गठबंधन के वोट कितने थे, इस पे ध्यान दीजिए ना। 243 पूरी सीटों पे एनडीए को तकरीबन जो है 46% वोट मिले हैं और महागठबंधन को तकरीबन 36% वोट मिले कुल मिलाकर के। यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच में करीबन 9-10% का गैप है वोट शेयर का। तो यही गैप हर सीट पे रहेगा ना। जितने जगह पे लड़े वहां पे मोर और लेस हर रीजन में हर जगह पे मोर और लेस उस तरीके का गैप था। ये एक तरफा स्वीप थी। जब आप किसी भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 9-10% के वोट शेयर के गैप की बात करते हैं तो वहां पे दूसरी पार्टी के लिए जीतने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये कहना कि ये तो इतनी सीट पे लड़ी और इतने वोट पाए और इतने सीटें हो गई और इतने वोट पाए, ये मतलब बड़ी हास्यास्पद तरीके की तुलना है। भाई अगर आप ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो आपके वोट जो है उतने आएंगे। उनके कम सीटों पे लड़ने के बाद में उन्होंने ज्यादा वोट पाए हैं, आपसे ज्यादा सीटें जीती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने का। बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 8 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए मैदान में उतरे। 4 भोजपुरी सुपरस्टार्स ने प्रचार में लोकप्रियता का तड़का लगाया। 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने दरवाजे दरवाजे जाकर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने पूरे बिहार की खाक छानी और इन सब के ऊपर रही प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की वो रैलियां, रोड शो और जनसभाएं जिन्होंने चुनावों के नतीजों को एनडीए के पक्ष में एक तरफा कर दिया। बिहार को विकसित बिहार बना, फलता फूलता बिहार बना। एग्रेसिव प्रचार का ये बीजेपी का स्टाइल है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। बिहार चुनाव में बीजेपी के तरकश में हर तरह का तीर था, जिसकी काट विपक्षी नेताओं के लिए आसान नहीं रही। इन चुनावों में जीत का क्रेडिट हर किसी की मेहनत को जाएगा, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिन्होंने निर्णायक जीत का मार्ग प्रशस्त किया। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता की नब्ज को समझा और उसी के आधार पर उन क्षेत्रों में प्रचार किया जिनका असर दूर तक जा सकता था। उन्होंने कुल 14 रैलियां और 1 रोड शो किया। इसके अंतर्गत पीएम मोदी ने 20 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इनमें से 17 सीटों पर एनडीए का परचम लहराया। अमित शाह ने कई महीने पहले से ही बिहार में डेरा डाल दिया था और रणनीति का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि महागठबंधन पूरी ताकत झोंकने के बावजूद उसके पहले द्वार तक को तोड़ नहीं सका। अमित शाह की ये रणनीति क्या थी, आइए आपको समझाते हैं। बागियों को मनाने का साइलेंट प्लान। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को व्यक्तिगत रूप से मिलकर समझाया और उन्हीं क्षेत्रों में जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं नेताओं को दी। एनडीए की एकजुटता। एनडीए में शामिल दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, उन्हें समझा और उन्हें गठबंधन में एकजुट बनाए रखा। जेडीयू एलजेपी में समन्वय। जेडीयू एलजेपी में आपसी खींचतान पुरानी थी,
लेकिन शाह के कौशल ने उन्हें न सिर्फ एक किया बल्कि उन्हें चुनावों में बड़ी ताकत बनाया। वोटों का माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे मिले और उन्हें अधिक से अधिक वोटर्स को बाहर लाने की रणनीति समझाई। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संपर्क, फोन और वीडियो के जरिए प्रवासी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे और बिहार में उनके परिजनों को एनडीए के पक्ष में तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैनेजमेंट के अलावा अमित शाह ने 28 रैलियां और जनसभाएं की। उन्होंने जहां जहां प्रचार किया उनमें से ज्यादातर सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती। सीमांचल जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र अधिक माने जाते हैं, वहां बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने 29 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। एनडीए ने उनमें से 25 में जीत हासिल की। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 सभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 18, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की 10, भोजपुरी अभिनेता एवं गायक पवन सिंह की 41 और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने 37 जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी ने युद्ध स्तर पर पूरे बिहार को मत दिया और इस मंथन से जो निकला वो एक ऐतिहासिक विजय है। एक ऐसी जीत जिसका असर देश की राजनीति में भी लंबे समय तक देखा जाता रहेगा। आबादी के हिसाब से बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी युवा आबादी यहां होने के नाते चुनाव नतीजों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर जेन जी के समर्थन वाली मुहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। आमतौर पर सरकार में 5 साल बिताने के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की चर्चा होती थी, पर क्या कामकाज के जरिए इसे प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील किया जा चुका है? भारतीय चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी एक अघोषित नियम की तरह समझी जाती थी, जिसका सीधा अर्थ होता था कि सत्ता विरोधी लहर। लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से ये नियम टूट चुका है। अब सत्ता विरोधी लहर नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा दिखने लगी है। बिहार चुनाव के नतीजे इसकी सबसे ताजा और सटीक मिसाल है। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में है। लालू राबड़ी की पीढ़ी बदल गई, लेकिन नीतीश बरकरार है और इसके पीछे है जनता का उनकी सत्ता के पक्ष में होना। यानी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि इसे प्रो इनकम्बेंसी कहा जा सकता है। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। नीतीश कुमार सुशासन के पर्याय माने जाते हैं। 20 साल की सत्ता के बावजूद उन्होंने अपनी योजनाओं और कार्यशैली के कारण महिलाओं, युवा, सवर्ण, दलित, महादलित हर वर्ग में अपनी पैठ बना रखी है। इसके अलावा ईबीसी सेक्टर में नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है।
अगर पिछले एक दशक में उनके 2 बार के सत्ता के साथ प्रयोग को छोड़ दिया जाए तो उन्हें राज्य स्तर पर जो मजबूती अपने काम के आधार पर मिलती है उसे और भी अधिक ताकत मिलती है केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से। केंद्र की योजनाओं का लाभ भी नीतीश कुमार के साथ डबल इंजन की सरकार के तौर पर रहता ही है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। पहले ये राजनीतिक धारणा थी कि लंबे समय तक किसी का कार्यकाल हो तो जनता बदलाव चाहने लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद से बदलाव की जगह रिपीट शब्द अधिक सुनाई देने लगा है। क्रिकेट में सुनाई देने वाला हैट्रिक शब्द भी अब राजनीति में प्रयोग किए जाने वाला मुहावरा बन चुका है। अगर देखा जाए तो 2003 में 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी चली, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के काम और पीएम मोदी की रणनीति ने बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठा दिया। शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना शुरू की और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले, जो बाद में 1500 कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात विपक्ष प्रचारित कर रहा था वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने 2003 में मध्य प्रदेश में सत्ता संभाली थी। 2018 के 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो तब से वहां बीजेपी की ही सरकारें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू की और महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने शुरू किए। बीजेपी की वहां भी सरकार रिपीट हुई। हरियाणा में बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह की स्कीम शुरू की और जीत की हैट्रिक लगाई। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई। गुजरात में भी काम और जनता से जुड़ाव के इसी फॉर्मूले के तहत 1995 से बीजेपी सरकार लगातार बनी हुई है। सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना चलाकर दोबारा से अपनी सरकार रिपीट की। सबसे बड़ा उदाहरण तो केंद्र की मोदी सरकार की जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, पक्का मकान, फ्री राशन, घर घर बिजली, किसान सम्मान निधि, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके चलते प्रधानमंत्री मोदी भी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। ये ट्रेंड अब राजनीति में देखा जा रहा है कि विपक्ष के प्रचार और राज्यों की जमीनी सच्चाई के बीच जनता के लिए किए गए काम होते हैं। अगर जनता तक लाभ पहुंच रहा है तो अब जनता बदलाव नहीं, स्थिरता में विश्वास रखती है। यही बिहार में दिखा। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से अब की बात 400 पार का नारा दिया गया था, पर नतीजे आए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई थी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब घेरा, लेकिन बीजेपी ने उस नतीजे के बाद अपने आप को जैसे संभाला और आम चुनावों के बाद से कमोवेश हर विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। बिहार सबसे ताजा उदाहरण है। बहुमत से पीछे रह जाने की कसक चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन ये मन खुद को आगे की रणनीतियों के लिए तैयार कर रहा था। राजनीति में हमेशा मन का नहीं होता। ये बात प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कौन जानता होगा। वो 2024 के झटके से उभरे और राज्यों के चुनावों की तैयारी में नए सिरे से जुट गए। वैजनाथाला मी नमन करतो। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चुनाव था। विपक्ष को लगा कि चोट खाई बीजेपी को उबरने में वक्त लगेगा। जय भवानी। 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। इनमें बीजेपी की 9 सीटें थीं, बाकी सीटें सहयोगियों की थीं।
महाराष्ट्र के नतीजे विपक्ष का हौसला बढ़ा रहे थे। ऊपर से संविधान बचाओ और मराठा आरक्षण का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा था। लेकिन कम समय में बीजेपी ने रणनीति बदली और पूरी ताकत से मैदान में उतर आई। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कुल 172 रैलियां की। इनमें पीएम मोदी ने 9 रैलियों को संबोधित किया था। उन्होंने 106 विधानसभा सीटों को कवर किया था। वहीं 11 जनसभाएं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया। एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं, हम एक हैं तो बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। मोदी सरकार की नीतियां भी जमीन पर उतारी और सिर्फ 6 महीने में तस्वीर बदल गई। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर रिकॉर्ड विजय प्राप्त की। राज्य वही था, वोटर वही थे, लेकिन सिर्फ 6 महीने में जज्बात बदल गए। यही कहानी हरियाणा की भी है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीती थी। फिर आए विधानसभा चुनाव। हरियाणा में कोई एनडीए या बीजेपी की जीत मानने को तैयार नहीं था। ऊपर से किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे विपक्ष जोर शोर से उछाल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी प्रचार का जिम्मा आगे बढ़कर संभाला और सारे प्रयासों को बेकार साबित करते हुए हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला दी। बीजेपी ने 90 विधानसभा में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार लगातार सरकार बनाई। बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा था। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन फायदे में रहा, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली। इस हार ने मोदी योगी दोनों की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यूपी में हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। इनमें कुंदरकी जैसी 65% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट भी शामिल थी। बिहार चुनाव को लेकर भी तरह तरह की बातें थी। विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आक्रामक था और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बिहार से कोई बड़ी जीत नहीं मिली थी। बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 12 ही जीत सकी। बाकी 18 सीटें जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी की थी। अब बिहार विधानसभा परिणाम चुनाव सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरह बीजेपी को बिहार ने मत दिया है, वो 2024 में सीटों की कमी की भरपाई जैसा लगता है। बिहार के नतीजों में चुनाव पूर्व की कोशिशें भी अहम रहीं, क्योंकि पिछले चुनावों में चिराग पासवान का अलग जाना एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा गया था। इस बार चुनाव पूर्व गठबंधन की सभी सलवटों को मिटाया गया, ताकि एक दूसरे के लिए प्रचार से लेकर एक दूसरे की पार्टी को वोट ट्रांसफर तक सब सही तरीके से हो जाए। वैसे तो इन चुनावों में सबसे बड़ा फायदा एनडीए को ही रहा, लेकिन सीमांचल में एआईएमआईएम ने भी अपनी पकड़ बरकरार रखी। एनडीए की जीत में उसके सहयोगियों का भी बड़ा महत्व है। एलजेपी रामविलास, हम पार्टी और आरएलएम ने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी अपनी सीटें जीती। चिराग पासवान की एलजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 19 पर। स्ट्राइक रेट रहा 67.85%। जितन राम मांझी की हम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 5 पर। स्ट्राइक रेट रहा 83.33%।
उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 4 सीटों पर, स्ट्राइक रेट रहा 66.66%। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। वोट शेयर के रूप में अगर इसको देखें तो एनडीए को 47.2% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 37.3% वोट प्राप्त हुए। पिछले चुनावों के मुकाबले एनडीए ने अपने वोट प्रतिशत में लगभग 10% की बढ़ोतरी की है। इसका बड़ा कारण रहा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एनडीए में वापसी, जिसने अकेले 5.5% वोट छोड़े। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने 1.5 और 3% की बढ़त के साथ अपने अपने वोट शेयर का विस्तार किया। जेडीयू की बढ़त खास तौर पर ध्यान देने लायक है। पार्टी को 2 कारणों से फायदा मिला। पहला, एलजेपी रामविलास के समर्थकों के वोट जो 2020 में चिराग पासवान के नेतृत्व में सिर्फ जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा, महिलाओं के वोटों में बढ़ोतरी, क्योंकि कई महिला मतदाता जेडीयू के महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी के पक्ष में थी। एनडीए की आंधी में महागठबंधन भले ही तिनके से उड़ गया हो, लेकिन एआईएमआईएम ने अपना किला न सिर्फ बचाए रखा बल्कि जोरदार वापसी भी की। ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। 2020 के चुनावों में ओवैसी ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी थी। 2025 के चुनावों में जब सब कुछ एनडीए के पक्ष में जा रहा था, तब भी एआईएमआईएम ने फिर से 5 सीटें जीतकर अपना झंडा गाड़ दिया। मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। सीमांचल में 5 सीटों पर जीत के साथ ही ओवैसी ने 2020 का एक बदला भी आरजेडी से ले लिया है। 2020 में जो 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी, उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने तब तेजस्वी यादव पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया था। इस बार जो 5 सीटें जीती हैं, उनमें 3 सीटें फिर से ओवैसी ने जीत ली हैं, जिनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार जो 5 सीटें जीती हैं, उनमें वही 3 सीटें फिर से ओवैसी ने जीत ली हैं, जिनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। सीमांचल में ओवैसी की जमीनी पकड़ ने महागठबंधन को पीछे धकेल दिया। 2020 में सीमांचल की कुल 24 सीटों में से 12 एनडीए ने जीती थी, 7 महागठबंधन ने और 5 एमआईएम ने। 2025 में एनडीए को 14 सीटें मिली हैं, महागठबंधन को सिर्फ 5 और 5 सीटों के साथ एआईएमआईएम का रिकॉर्ड बरकरार रहा। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बुला के बेटा पूछते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं हैं।
सीमांचल नई राजनीति का गवाह बन रहा है और अब ओवैसी की उपस्थिति को महज संयोग नहीं माना जा सकता। वो सीमांचल की सियासत के मजबूत स्तंभ हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।